आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर मैट्रिक्स वाली बुक हम लोगों की चल रही है। तो इस समय चैप्टर यहाँ पर जो चल रहा है वो है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो एक टर्म मैंने यहाँ पर उसका लिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके दो टाइप बताए थे। और फिर वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनमें कितने प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, और जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनमें कितने प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं और उनकी कंडीशंस। तो जिन लोगों ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद ये आज का जो टर्न है यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उसकी फ़ोटो डाल दी थी और आपसे कहा गया था कि उसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रखी थी, ये 5 प्रॉब्लम की ये सीट मैंने आप लोगों को भेजी हुई है आपके ग्रुप में SGP 1। दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 5 प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो बुक बताई गई थी डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह वाली, उसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 से ये 5 प्रॉब्लम्स मैंने वही निकालने का प्रयास किया है जो ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं, या जो एक प्रकार से मैं क्लास में बताया करता था, वही प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। तो x + y + 2z = 3, 2x + 2y + 3z = 7, 3x - y + 2z = 1। फिर 2x - y - z = 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों रखा है उस बात को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने इस सीट में आपके SGP 1 में क्यों रखा है, देखिएगा। अब यहाँ पर जो अननोन्स हैं वो 3 हैं, x, y और z, लेकिन जो नंबर ऑफ द इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर 4 हैं। लास्ट टर्म में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स करके दिखाई थी। एक में यूनिक सोल्यूशन आया था, एक में नो सोल्यूशन आया था और एक में आया था इनफाइनाइट सोल्यूशन। दोस्तों वहाँ पर जो 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ली हुई थी, उस दिन आपने देखा था कि वहाँ पर जितनी इक्वेशंस थी उतने ही अननोन्स भी हुआ करते थे। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कहने का मतलब नंबर ऑफ़ द इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ द अननोन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में सेम हो। वो आपस में सेम हो या ना हो, लेकिन हमारे प्रॉब्लम को करने के तरीके में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। दोस्तों अब इक्वेशंस यहाँ पर कितनी हैं? 4। नंबर ऑफ़ द अननोन्स यहाँ पर कितने हैं? 3। आइए जैसे हम लोगों ने सीखा था बिल्कुल वैसे ही हम लोग प्रॉब्लम को करना शुरू करें। फिर कॉपी में अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस करते रहें और जो आपको समझ में आया करे, सब थ्योरी वगैरह लिखते हुए अच्छी तरह से प्रॉब्लम को किया करो। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन रही है। इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सब सीखा था। हाँ, तो क्या है बताइएगा? 1 1 2 और ये 3, राइट हैंड साइड भी इंक्लूड कर लेते हैं ना। 2 2 3 और 7, फिर है 3 -1 2 एंड 1, फिर यहाँ पर है 2 -1 -1 एंड 2। दोस्तों ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इतना पोर्शन देखोगे तो ये हमारे लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसको भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब एकलन फॉर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पर रैंक पता करने का प्रयास करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी। तो आइए 1 2 3 4, एक प्रकार से 4 कॉलम्स हैं, 4 रो हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल। जो चीज़ कम होती है पहले उसको लिया करो। जैसे रो 2 हैं, कॉलम 4 हैं,
तो अब 2 रो लिया तो 2 कॉलम लो, उससे आप लोग मेन डायगोनल डिसाइड करो। तो जो चीज़ कम है, अगर कॉलम कम है तो उतनी ही रो ले लो, या रो कम है तो उतने ही कॉलम ले लो, और उसी से हम लोग लीडिंग डायगोनल डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों इस बार हमारा लीडिंग डायगोनल ये बना। अब आप लोग क्या करोगे, अपना जो लीडिंग डायगोनल आया है इन एलिमेंट की हेल्प से इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाते हैं, तो हमारा ये मैट्रिक्स चेंज हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले फॉर्म में। तो आइए दोस्तों इसकी हेल्प से इनको 0 करेंगे, इसकी हेल्प से इनको 0 करेंगे, और इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे। आइए हम लोग ऐसा करें। R1, R2, R3 एंड R4। दोस्तों ऑपरेशन क्या बनेगा बताएं आप लोग ज़रा। R2 इज गोइंग टू बी R2 माइनस 2R1, R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 3R1 एंड R4 इज गोइंग टू बी R4 माइनस 2R1। आइए हम लोग ऐसा करें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 2 3। आइए 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे -4, और 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। फिर यहाँ पर आ जाओ, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तो -4। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करें। 3 टाइम्स करना था तो 3, हाँ ठीक है मेरे ख्याल से है ना। ओके आइए अब नेक्स्ट लाइन। दोस्तों अब हमारे पास देखिएगा ज़रा, ये हमारा लीडिंग डायगोनल चल रहा है। तो पहले आपने इसकी हेल्प से इनको 0 बनाया, अब आप लोग इसकी हेल्प से इनको 0 बनाओगे, लेकिन ये तो खुद ही 0 है, तो इनकी हेल्प से अब इनको 0 बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर एक काम कर सकते हैं। आइए हम लोग R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लें। तो आइए हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया, हम लोग R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। दोस्तों नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू 1 1 2 3। फिर यहाँ पर है 0 -4 -4 -8 0 0 -1 एंड 1। फिर यहाँ पर है 0 -3 -5 और -4। ये देखिए, अब ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल है ना। तो आपने इसकी हेल्प से इनको 0 किया था, आइए हम लोग इनकी हेल्प से इसको 0 कर दें। अब एक बात आपको और बता दूं, कई जगहों पर यह भी लिखा आप लोग हो सकता है शायद देखो कि एकलन फॉर्म में हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, वो 1 होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब प्रत्येक रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है जरूरी नहीं कि वो 1 हो। हाँ, कई बार 1 की बात केवल इसलिए आ जाती है क्योंकि 1 की हेल्प से फिर ऑपरेशंस थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाने के लिए पहले हमको इसका मल्टीपल बनाना होगा। तो कई बार ऐसा कंपलसरी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार अगर यहाँ पर आसानी से 1 बन पा रहा हो तो आप 1 बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम R2 को -4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर बड़ा ही इजी वे में 1 बन रहा है। तो आइए हम लोग इसलिए इसको ऐसा कर ले रहे हैं। तो आइए R2 को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? R2 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया -4 से। तो आपकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB है अब क्या बनेगी? तो हो गया 1 1 2 और 3। -4 से डिवाइड करोगे 0 1 1 एंड 2। यहाँ पर है 0 0 -1 और 1।
फिर यहाँ पर है 0 -3 -5 एंड -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ, आइए अब देखिएगा, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है ना, तो आप लोग अब इस 1 की हेल्प से इसके कॉलम को 0 करोगे। ये तो पहले से ही चलिए बाई चांस 0 है, अब इसको 0 करना है, तो ये R2 है, ये R4 है। आइए इसकी हेल्प से इसको 0 करें। क्या ऑपरेशन बनेगा? R4 में हम लोग चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? R4 + 3R2। R2 का 3 टाइम्स R4 में ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर आ जाओ 0 1 1 और ये 2। फिर यहाँ पर है 0 0 -1 और 1। फिर 3 टाइम्स ऐड करो, चलिए 0 3 टाइम्स ऐड करेंगे 0, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 3 टाइम्स यानी कि 6 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2, ऐसे। ठीक है ना? तो आइए नेक्स्ट लाइन, ये हमारा मेन डायगोनल चल रहा है, तो आइए इस 1 की हेल्प से इनको 0 बना लिया, इसकी हेल्प से इसको 0 बना लिया। अब आइए हम लोग इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएं। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप 1 बनाओ, अगर हम 1 बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। आप R3 में -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आइए अब आप इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएं। क्या ऑपरेशन होगा? हाँ, तो अब यहाँ पर बनेगा करके हमारे पास R4 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? R4 को कर देंगे R4 - 2R3। तो R3 का 2 टाइम्स R4 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 2 3। फिर है 0 1 1 2 0 0 -1 एंड 1। आइए 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें, 0 0 0 और ये भी 0 हो गया। तो दोस्तों ये हमारा मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल से जो नीचे के एलिमेंट हैं वो सब 0 हो चुके हैं। इसका मतलब हो गया कि ये आपको मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिल गया। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिल जाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये एकलन फॉर्म आ पाया है या नहीं। अगर नहीं आ पाया है तो हम एकलन फॉर्म के लिए फिर कुछ और प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया है। कैसे? इस रो में एक भी 0 नहीं है, इस रो में 1 0, इस रो में 2 0 और इस रो में 4 0। कहने का मतलब रो वाइज रो जब हमने चेक किया तो नंबर ऑफ द जीरोज इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ द जीरो इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे लिए एकलन फॉर्म आ चुका है। आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है। हाँ, तो कोई बताएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? तो जितनी रो नॉन जीरो होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रैंक। और नॉन जीरो रो का मतलब कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार हम लोग बोल रहे हैं हर वीडियो में, है ना। तो नॉन जीरो रो का मतलब ऐसी रो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। दोस्तों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो इनको भी लेकर के चलोगे। ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। तो 3 रोज यहाँ पर नॉन जीरो हैं। इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 3 हो गई। इसी प्रकार से जब आप लोग यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी आपको 3 मिलेगी। और अगर दोनों की रैंक यहाँ पर आपस में सेम है तो इक्वेशंस यहाँ पर हो गई कंसिस्टेंट। तो क्या लिख दोगे? क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ेगा इसको? तो ये लिखा हुआ है सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये सब चीज़ें भी लिखने की आप लोगों को आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी फेयर कॉपी जो बनाएंगे उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें लिखोगे। जो बच्चे मुझसे पिछले साल पढ़ते रहे हैं वो इस तरह की जो भाषाएं हैं वो सब जानते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो दोस्तों
ये लिखा हुआ है सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अच्छा, अगर इक्वेशंस यहाँ पर कंसिस्टेंट हैं तो अब दो बातें आती हैं, या तो होगा यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन या तो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। दोस्तों कोई बताएगा यहाँ पर कितने अननोन्स थे इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में 3 अननोन्स थे, एक्स, वाई और जेड। तो रैंक कितनी आई? 3 आई, और नंबर ऑफ द अननोन्स भी कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। तो क्या लिखोगे? चलिए इस बार मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। क्या लिखोगे? सिंस द नंबर ऑफ अननोन्स आर also 3, so there is unique solution। ठीक है ना। हालांकि कई बच्चे जिद करते हैं, उनको यही लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इंग्लिश हिंदी का भी यूज करते रहें, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या आपने कहा कि जो नंबर ऑफ द अननोन्स हैं वो भी यहाँ पर कितने हैं? 3। इसका मतलब हो गया कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है, उतने ही नंबर ऑफ द अननोन्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलने वाला है यूनिक सोल्यूशन। ये सब आपको बताया गया है कंडीशन में, ठीक है ना। अच्छी तरह से वीडियो 2-3 बार देख लें, जो लास्ट वीडियो था, और अच्छी तरह से अपने फेयर कॉपी में अच्छी से नोट्स बना लें। अब आइए हम लोग यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे भी। निकालने का मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम यहाँ पर पता भी करेंगे। तो क्या कहोगे आप लोग? हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को लिखेंगे ax = b के फॉर्म में। तो आइए लिख दें, ऑन राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax = b। आइए हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को ax = b के फॉर्म में लिखें। तो a का मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बताइए क्या बनेगा? तो ये बनेगा करके 1 1 2, फिर यहाँ पर है 0 1 1, फिर है 0 0 -1 और ये 0 0 0। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे आकर के आप लोग x y z, और इक्वल टू में आ जाओ। इक्वल टू में हमारे पास होगा यहाँ पर 3 2 1 एंड 0। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, रो का मल्टीप्लिकेशन होता है कॉलम से, और आप लोग वहाँ पर उसको कंपेयर करोगे, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनने वाली है? तो ये बनेगा x + y + 2z और इक्वल टू में 3। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 0x, फिर ये बनेगा y + z और इक्वल टू में हो गया 2। थर्ड आ जाइए, थर्ड में आ रहा है -z = 1, और फोर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 ही हैं। 0 = 0 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो दोस्तों ये जो 3 इक्वेशंस आ गई, ये लीजिए, इससे z की वैल्यू आ गई, तो z की वैल्यू आई -1। यहाँ पर आप z की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। आइए यहाँ पर y और z की वैल्यू पुट करें, तो y की जगह पर आपने 3 रखा, z की जगह पर -1, तो ये बन गया 1, और 1 उधर जाएगा तो 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन था। x y z की एक एक वैल्यू यहाँ पर आपको मिली जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी? मैंने पहले बताया, अननोन्स 3 थे लेकिन नंबर ऑफ द अननोन्स कितने थे? अननोन्स 3 थे लेकिन नंबर ऑफ द इक्वेशंस कितनी थी? 4। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे क्वेश्चन को करने के ढंग में, कोई तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं था, और जैसे हम लोग सिंपल क्वेश्चंस लास्ट टर्म में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने किया और हमारा आंसर आ गया। आइए आपके सीट का, आपके SGP1 का सेकेंड क्वेश्चन का तरह सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस हैं यहाँ पर इस बार? तो ये है x1 - 2x2
प्लस x3 माइनस x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 3x1 माइनस 2x3 x3 के नीचे लिखा है ठीक ना, माइनस 2x3 प्लस 3x4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 5x1 माइनस 4x2 प्लस x4 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। एकदम से बच्चे देखते हैं राइट हैंड साइड में 0 है और कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो होमोजीनियस इक्वेशंस है। नहीं, ये देखिए जो कांस्टेंट टर्म था वो इन्होंने इधर लिख दिया है, इनको हमें उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर SGP1 में क्यों शामिल किया है? इस बार देखिए उल्टा हो गया, इस बार अननोन्स 4 हैं और नंबर ऑफ द इक्वेशन इस बार कम है, यानी कि 3 है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ द अननोन्स कम थे, इक्वेशन ज़्यादा थी, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ द अननोन्स ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है। लेकिन मेरा मैसेज फिर वही है कि आपके क्वेश्चन को करने में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हम लोग अपने क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आइए करें। तो ये जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है, आइए हम लोग यहाँ पर इन कांस्टेंट टर्म को उधर जरा ले जाएं। तो इनको क्या लिख सकते हो? दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू -1। फिर यहाँ पर होगा 3x1 माइनस 2x3 प्लस 3x4 और इक्वल टू में होगा -4। फिर यहाँ पर है 5x1 माइनस 4x2 प्लस x4 और इक्वल टू में हो गया -3। दीज आर द 3 इक्वेशंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहोगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आइए हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। बताइएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? सारे कोफिशिएंट लिखो भाई। 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1। फिर यहाँ पर है 3, x2 वाला टर्म नहीं है तो 0, यहाँ पर -2 3 और ये -4। फिर यहाँ पर है 5 -4, x3 वाला टर्म नहीं है इसलिए 0, यहाँ पर 1 और ये होगा -3। ऐसे। हाँ, आइए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं हमारा लीडिंग डायगोनल क्या बनेगा। दोस्तों इस बार रो कम है, रो कितनी है? 3 है, तो आप 3 कॉलम ले लो। तो 3 रो और 3 कॉलम अगर हम लेंगे तो ये कहलाएगा लीडिंग डायगोनल। ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम लोग अपने इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब हो गया, अब आप लोग इनकी हेल्प से इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाओगे। आइए हम लोग ऐसा करें। बहुत ही प्यारे और समझदार बच्चे हैं आप लोग, जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। आइए दोस्तों इस 1 की हेल्प से हम लोग इन दोनों को 0 करें। क्या बनेगा? R2 में आप लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हो R2 माइनस 3R1। फिर R3 में आप लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हो, क्या बनेगा? R3 माइनस 5R1। तो ये हो रहा है हमारे लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू, हाँ, 1 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड -1। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 6, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -1। हाँ, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा प्लस का 6, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 6 और 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 5 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा लीडिंग डायगोनल ये चल रहा है। आइए आपने इसकी हेल्प से इनको 0 बनाया। अब हम लोग इसकी हेल्प से
इसको 0 बनाएंगे। तो मेन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर 0 बनाते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारा एकलन फॉर्म आ पाया है या नहीं आ पाया है। हाँ, तो आइए स्केल पे से इसको 0 बनाने का मतलब ऑपरेशन तो लिखा है नहीं, ऑपरेशन लिख दिया जाए ज़रा। तो R3 में इस बार चेंज होगा R3 माइनस R2, तो ये हो गया 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर है 0 6 माइनस 5 6 और माइनस 1। R3 माइनस R2 करोगे 0 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3। दोस्तों आप लोग देखोगे ये हमारा एकलन फॉर्म आ चुका है। कैसे? यहाँ पर एक भी 0 नहीं है, यहाँ पर इस रो में 1 0 है और यहाँ पर चलिए तमाम 0 आ गए। तो हर रो में 0 की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब ये एकलन फॉर्म आ चुका है। आइए अब हम लोग अपनी कंडीशन वाले पिटारे को देखें ज़रा और चेक करें कि यहाँ पर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो आइए रैंक के बारे में देखें क्या निकल कर के आया है। बताइए भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर कितनी है? तो ऑगमेंटेड का मतलब आप इनको भी शामिल करते हो, है ना। तो ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर नॉन जीरो है। अगर 3 रो नॉन जीरो हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 3। दोस्तों कोई बताएगा यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब आप इतना पोर्शन देखोगे तो ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, लेकिन इस रो के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रो नॉन जीरो हैं, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर कितनी आई? 2 आई। तो दोनों की रैंक इस बार आपस में इक्वल नहीं है, और अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस यहाँ पर हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर हुआ नो सॉल्यूशन और हमारा ये क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या लिख दोगे? सिंस द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो और लिखना चाहिए, लाइन लिख दो, सो देयर इज नो सल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर कोई सल्यूशन है ही नहीं, और जब कोई सल्यूशन ही नहीं है तो क्वेश्चन हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चंस मैंने बताने हैं और ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आइए अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप चिरा के अगर जाना चाहें तो थोड़ी देर बाद जा सकते हैं, आप 20 या 25 मिनट बाद आकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना। हाँ, तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ी थी उसका यूज है, तो ध्यान से उसको रिवाइज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को गहराई से समझेंगे। ठीक है ना। तो कहा था इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस हैव नो सोल्यूशन, अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आई दोस्तों क्या इक्वेशंस दी हुई हैं? तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है x + 2y + z = 8, 2x + y + 3z और इक्वल टू में है 13, फिर 3x + 4y माइनस लैम्डा z और इक्वल टू म्यू। 3x + 4y माइनस लैम्डा z इक्वल टू म्यू। दीज आर द 3 लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों हमसे कहा जा रहा है लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पर इन्वेस्टिगेट करो, यानी कि लैम्डा और म्यू की वैल्यूज क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको चाहिए नो सोल्यूशन, या फिर आपको चाहिए
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन पहले सिंपल तरीके से ही स्टार्ट करें, फिर जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ लिख भी दिया करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। ये सब लिखने की भी आप लोग आदत रखें दोस्तों। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनने जा रही है, 1 2 1 8 2 1 3 13 और फिर यहाँ पर है 3 4 माइनस लैम्डा और म्यू, इस तरह से। तो यहाँ पर 3 रो हैं, आपने 3 कॉलम्स लिए, ठीक है ना, और ये हमारे लिए हो जाएगा लीडिंग डायगोनल। आइए, तो लीडिंग डायगोनल की हेल्प से उसके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं हम लोग उनको 0 बनाएंगे। तो आइए इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाया जाए। क्या ऑपरेशन बनेगा, तो ऑपरेशन यहाँ पर बनेगा R2 इज़ गोइंग टू बी R2 माइनस 2R1, फिर R3 इज़ गोइंग टू बी R3 माइनस 3R1। चलो नीचे ना लिख करके मैं ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ। हाँ, तो ये बनेगा हमारे लिए, नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्विवेलेंट टू 1 2 1 और 8। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1 और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -3, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे -2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा -3। दोस्तों 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू -24, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे लिए प्रिंसिपल डायगोनल है। आइए हम लोग इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना चाहते हैं। तो पहले एक काम करो, आप लोग इस वाले एलिमेंट को इसका मल्टीपल बना लो। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने R3 में थोड़ा सा चेंज कर लिया। क्या चेंज किया भाई, हम लोगों ने यहाँ पर R3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो ये हमारा एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है और ऐसा करने का हमको यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी दोस्तों। 1 2 1 और यहाँ पर क्या है 8, फिर यहाँ पर आ जाओ 0 -3 1 और यहाँ पर -3। आइए 3 का मल्टीप्लिकेशन करो 0, ये हो जाएगा -6, 3 का मल्टीप्लिकेशन किया -3 लैम्डा -9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 म्यू -72। इतना ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। आइए हम लोग ऐसा करें, बताइए क्या ऑपरेशन होना चाहिए। तो जब आप लोग इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओगे, ये R2 है, ये R3 है, तो ऑपरेशन यहाँ पर जा रहा है R3 इज़ गोइंग टू बी R3 माइनस 2R2। तो ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 2 1 8, फिर यहाँ पर है 0 -3 1 -3। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 लैम्डा -11। आइए 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3 म्यू -66। ये दोस्तों ठीक है ना। तो ये हम लोगों का एकलन फॉर्म आ गया। आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे अपनी चर्चा करें। तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना था लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पर। अगर हमको चाहिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन, या फिर हमको चाहिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हमको चाहिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पर चलिए नो सॉल्यूशन पर चर्चा कर लें। अगर हमको नो सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज क्या होनी चाहिए या फिर क्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग आपस में बातचीत में एक काम करें, बोलने के लिए अभी इसको हम P बोले दे रहे हैं
और इसको हम यहाँ पर क्यू बोले दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब इसको भी शामिल करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब इतना पार्ट हमको लेना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए भाई, अगर आपको यहाँ पर नो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि P और Q क्या दोनों जीरो होने चाहिए, या दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, या फिर एक जीरो होना चाहिए और एक जीरो नहीं होना चाहिए? क्या आप लोग यहाँ पर कहना चाहोगे? तो नो सॉल्यूशन के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक सोचा आप लोगों ने। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको नो सॉल्यूशन तब मिलता है, अब यहीं पर देखिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसका यहाँ पर यूज है। नो सॉल्यूशन आपको तब मिलता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल ना हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल ना हो, तो ये वाला जो टर्म है यानी कि P ये जीरो हो जाए, और जो ये वाला टर्म है यानी कि Q ये जीरो ना हो। कैसे? अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो आप देखना ज़रा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो केवल 2 ही बचेगी, क्योंकि थर्ड रो पूरी पूरी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं है, तो जब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 3 आएगी। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट पूरी रो में, एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो हम लोग उसको नॉन जीरो रो कहते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला जो टर्म है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि -3 लैम्डा -11 शुड बी जीरो, और जो ये वाला टर्म है यानी कि 3 म्यू -66 ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इससे आया कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए -11/3, और यहाँ पर निकल कर के आया म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 22। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पर निकाली। तो इसको ध्यान से 2-3 बार फिर से वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, और खुद से भी ज़रूर आप लोग मनन किया करें, है ना। आँख बंद करके थोड़ी देर सोचो क्या यहाँ पर बताया गया। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या यहाँ पर रखा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हमने 2 बनाने का प्रयास किया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमने 3 बनाने का प्रयास किया, और जब दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं होगी तो वहाँ पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे यूनिक सॉल्यूशन पर। यूनिक सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले तो फिर वही अपनी थ्योरी, अपना कॉन्सेप्ट, जो कंडीशन आपको बताई गई थी। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल भी हो और नंबर ऑफ द अननोन्स के भी बराबर हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में 3 अननोन थे, x, y और z। तो दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होनी चाहिए और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होनी चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों की रैंक यहाँ पर 3 हो तो बताइए P और Q क्या दोनों जीरो हो जाएं, या दोनों जीरो ना हो, या एक जीरो हो जाए और एक जीरो ना हो। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर जल्दी से मुझे जो जवाब देते हैं, कई बार बच्चे कह देते हैं दोनों जीरो ना हो, लेकिन ये जवाब सही नहीं। सही जवाब क्या है? केवल P जीरो ना हो, Q जीरो हो या ना हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब Q के ऊपर यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? अगर ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं है तो ये वाला एलिमेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स में भी शामिल है, और ये वाला एलिमेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी तो शामिल है, और पूरी रो में एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो उसको हम लोग नॉन जीरो रो कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वाला एलिमेंट जीरो हो भी जाए तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कंडीशन का मतलब भी एक बात समझिए, कंडीशन का मतलब एक अंडरस्टूड वर्ड होता है मिनिमम। कहने का मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम बातें बतानी हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा।
यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दो जिससे हमारा काम चलने वाला हो, नहीं ज़्यादा नहीं बताना है, कम से कम हमारी कंडीशन क्या हो जिससे हमको यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिल जाए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दोनों जीरो ना हो तब भी तो यूनिक सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों जीरो नहीं होंगे तब भी तो होगा, लेकिन वहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा कंडीशन, उसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। इस पर भी कभी हम मिनिमम पर तो बहुत चर्चा करते हैं, आगे आने वाले दिनों में कभी फिर आपको एक दिन अच्छी तरह से बताएंगे कि मैथमेटिक्स में एक प्रकार से ये एक अंडरस्टूड वर्ड है मिनिमम। आपसे नहीं कहा जाता है फिर भी आपको जवाब कौन सा देना होता है, मिनिमम। जैसे क्लास 9th का आपको एक क्वेश्चन उठाएं कि बताइए इस काम को करने के लिए कितने आपको लेबरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर मिनिमम शब्द नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी आप जो जवाब देते हो वो मिनिमम वाला ही तो देते हो कि भाई इस काम को करने के लिए कम से कम इतने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसे 4 से ज़्यादा ले आओ, काम तो तब भी हो जाएगा, लेकिन वो जवाब उचित नहीं माना जाएगा, उससे आपका जवाब कट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड जो नहीं कहा गया था वो फिर भी छुपा होता है, वो होता है मिनिमम। तो आइए दोस्तों, मिनिमम कंडीशन यहाँ पर क्या है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो मिनिमम कंडीशन यहाँ पर निकल करके आई -3 लैम्डा -11 ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी, और नंबर ऑफ द अननोन्स भी 3 हैं, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से कंडीशन बनी कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -11/3। तो ये बात हुई यूनिक सोल्यूशन की। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए अब इसी में थर्ड केस आ जाएं। थर्ड केस का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या सिंपली इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख दें, इनफाइनाइट सोल्यूशन। दोस्तों इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ द सोल्यूशन आपको इनफाइनाइट चाहिए। तो फिर वही बात है, जो आपको थ्योरी बताई गई है, जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, वो आपको बिल्कुल याद भी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब हमने आपको बताया था, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको तब मिलता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल होंगी, लेकिन ये रैंक नंबर ऑफ द अननोन से कम होगी। अननोन यहाँ पर कितने थे, 3 x y z। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऑगमेंटेड और कॉफिशिएंट दोनों की रैंक आपस में इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 3 से कम होनी चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ द अननोन्स हैं उससे कम होनी चाहिए। तो रैंक 3 से कम तब हो पाएगी जब ये वाला टर्म भी 0 हो जाए और ये वाला टर्म भी 0 हो जाए। तो अगर P और Q दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 रहेगी और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 2 रहेगी। तो दोस्तों इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या बनी, -3 लैम्डा -11 भी 0 होना चाहिए, एंड 3 म्यू -66 भी 0 होना चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छी तरह से देखें और ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर करें ना। हाँ, तो इसका मतलब हो गया लैम्डा की वैल्यू -11/3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 22। क्वेश्चंस को सीख लेने की प्रसन्नता हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक ना। हमको एक खुशी मिलनी चाहिए कि हमको ये चीज़ें आने लगी, उस खुशी को भी आप लोग महसूस करने का प्रयास किया करें। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया कि लैम्डा और म्यू की वैल्यूज क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए फॉर द नो सोल्यूशन, फॉर द यूनिक सोल्यूशन एंड फॉर द इनफाइनाइट सोल्यूशन। आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 लगभग क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से ही है। क्या लिखते हैं, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। तो कहने का मतलब अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया वहाँ पर हम लोगों ने तीनों केस पर डिस्कस किया था, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर केवल एक ही केस पर हमें डिस्कस करना है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। व्हाट आर द लीनियर इक्वेशंस हियर, x + y + z = 16।
एक्स प्लस 2y प्लस 5z, एक्स प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू म्यू, फिर एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड और इक्वल टू में है 10। ठीक है ना। आइए, तो ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर लिखें। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 और ये 16, फिर यहाँ पर है 1 2 5 और ये हो गया म्यू, यहाँ पर है 1 2 लैम्डा और यहाँ पर 10। दोस्तों 3 रो हैं, 3 कॉलम लेकर के ये हो जाएगा लीडिंग डायगोनल। आइए पहले इसको एकलन फॉर्म में तो कन्वर्ट करें ही करें, क्योंकि वहीं से आकर के डिसाइड होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, और वहीं से हम लोग अपनी कंडीशंस की तरफ भी जा पाएंगे। तो आइए इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएं। चलिए ऊपर लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से क्या ऑपरेशन बनेगा? R2 में आप लोग चेंज करोगे R2 माइनस R1, R3 में आप लोग चेंज करोगे R3 माइनस R1। तो ये बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 और यहाँ पर 16, फिर हो गया, हाँ R2 माइनस R1 करें 0 1 4 और यहाँ पर हो गया म्यू माइनस 16। R3 माइनस R1 करेंगे 0 1 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पर हो गया माइनस 6। ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए? हाँ, तो ये हमारा लीडिंग डायगोनल चल रहा है। आइए इसकी हेल्प से इसको 0 करें। तो R3 में इस बार आप लोग चेंज करने जा रहे हो R3 माइनस R2। तो ये बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 1 16 0 1 4 और यहाँ पर है म्यू माइनस 16। R3 माइनस R1 करोगे 0 0 लैम्डा माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस म्यू 10 माइनस म्यू। ठीक है ना। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस में इसको एक प्रकार से P कहते हैं, इसको Q कहते हैं। बोलने में आसानी हो जाती है कि भाई P और Q में क्या 0 होगा, क्या 0 नहीं होगा, क्या दोनों 0 होंगे या क्या दोनों 0 नहीं होंगे। हम लोग आपस में ठीक ना बातचीत करते समय P और Q का नाम दे करके बोलने में आसानी रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर बताइए आप लोग क्या कंडीशन बननी चाहिए फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हम लोगों ने पीछे अभी क्वेश्चन किया था, क्या कहोगे आप लोग? फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास 3 अननोन्स थे x, y और z। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में भी इक्वल हो और नंबर ऑफ द अननोन्स के भी बराबर हो। तो अननोन्स कितने थे? 3। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी आपको 3 चाहिए और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी आपको 3 चाहिए। तो उसके लिए जिसको हम लोग P कहते हैं ना, ये बस ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाए या ना हो जाए इसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर ये टर्म 0 नहीं है तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी। तो दोस्तों ये सब लिख भी दोगे फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखना भी चाहिए। द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग लिखोगे। सिंस इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ अननोन्स आर 3, दैट मीन्स द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी 3। फिर कहोगे सो, इतना सब यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या कहेंगे? सो तो लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला?
कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर दोबारा आप यहाँ पर चला करके देख सकते हो मैंने क्या बोला है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ईजी भी हैं, आप इन सब चीज़ों को ठीक से नोट करेंगे। तो दोस्तों लैम्डा -5 ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लैम्डा यहाँ पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए 5 के, बस ये यहाँ पर कंडीशन आ गई। तो यूनिक सोल्यूशन की ये शर्त यहाँ पर निकल करके आई। अगर लैम्डा यहाँ पर 5 के इक्वल नहीं होगा तो हमको यहाँ पर मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। देयर इज नो डिपेंडेंसी अपॉन म्यू इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब SGP 1 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको 2-3 बार घर में आप लोग जरूर अच्छे से कर लें। हाँ, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेज A एंड B वेयर A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशंस दिस दिस दिस। ठीक है ना। दो मैट्रिसेज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला मैट्रिक्स है A -5 1 3, फिर यहाँ पर है 7 1 -5 1 -1 1, और दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पर B आपको दिया हुआ है 1 1 2, फिर 3 2 1 3 2 1, और यहाँ पर होगा 2 1 3। 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, चलो उनको हम बाद में लिख लेंगे। पहले कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेज A एंड B। आइए पहले हमको इन दोनों मैट्रिसेज का प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर हम उस बात का यूज करेंगे अपनी जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें सॉल्व करने में। कैसे यूज कर पाएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इन दोनों मैट्रिसेज का आइए आपस में प्रोडक्ट करें। तो दोस्तों मैट्रिसेज का प्रोडक्ट करना मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा, मैं यहाँ पर नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ इंटरमीडिएट की है या क्लास 10th की है और बाई चांस आपको नहीं आ रही, आप भूल गए हो, कोई ख़ास बात नहीं। जैसे मालूम पड़ा मैट्रिसेज आपने क्लास 12th में पढ़ा, अब दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है बाई चांस आप भूल गए, तो आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट का कोई बच्चा आपके आस पड़ोस में हो, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, आप उसके पास जाएं, उससे ये ना कहो कि ये हमको पढ़ा दो, उसे कहिए आज मैं आपका टेस्ट लूँगा, उसको ये दो मैट्रिसेज आप दीजिए, कई जरा इनका प्रोडक्ट करके दिखाओ। और जब वो करके दिखाने लगे तो कैसे नहीं, मुझे ठीक से समझाते हुए बताइए जरा आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो जब वो समझाते हुए करेगा तब वहीं पर आप उस चीज़ को भी सीख जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो या दूसरी जगहों पर भी आप इस बात को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों मैट्रिसेज का जब आप लोग प्रोडक्ट करोगे ना, वही रो का कॉलम से करते हुए, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। तो A इंटू B, अब आप लोग यहाँ पर 4 को कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और वो यहाँ पर बन जाएगा I। तो इस तरह से A इंटू B की वैल्यू आई है 4I। इसको चलिए हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। जगह कम इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी इस मैट्रिक्स की, A की भी और B की भी। मैं कैसे दिखाऊंगा, फिलहाल ये A था ये B था, आपने प्रोडक्ट किया तो AB की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4I। अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस उठाएंगे और ये जो A और B का प्रोडक्ट आया है उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, आइए ज़रा इस बात को हम लोग देखें। तो इक्वेशंस यहाँ पर आपको दी हुई हैं, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, और फिर यहाँ पर है 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2। ठीक है ना। ये इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, और जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस निकाला है, आइए उसका यूज कैसे किया जाता है आपको दिखाता हूँ। आप एक काम करो, दोनों साइड आप लोगों ने मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया, या इसको लिख सकते थे AX इक्वल टू B का फॉर्म है ना, वही चीज़ बन जाएगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिख दोगे 1 1 2 3 2 1
2 1 3 और सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनता है एक्स वाई जेड, वही बन जाता है ए एक्स। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही मैट्रिक्स बन जाएगा। और इक्वल टू में आ जाओ, इक्वल टू में आपके पास है 1 7 2। दोस्तों इस मैट्रिक्स को पहचानो। अभी आपको जो ए और बी दिए हुए थे, आप देखोगे ये वाला मैट्रिक्स आपका बी बन रहा है और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड और इक्वल टू में यहाँ पर है 1 7 2। ठीक है ना। अब हम लोग प्रोडक्ट का यूज कैसे करेंगे, जो भी हमने ए और बी का प्रोडक्ट निकाला था, आइए उसका यूज कैसे करें। तो दोस्तों a इंटू बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4i। तो ए बी लाने के लिए काम करो, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दो और राइट हैंड साइड में भी। लेकिन जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक बात वहाँ पर और ध्यान रखनी होती है, या तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, और जब राइट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या कहोगे, आप लोग कहेंगे ऑन टेकिंग द प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इन बोथ साइड्स। आइए दोनों तरफ ए का मल्टीप्लिकेशन कर दें ऐसे। इधर आ जाओ, इधर भी ए का मल्टीप्लिकेशन किया। अब वैसे तो बी और इसको एक साथ रखना चाहिए था, ए को बाहर रखते, फिर हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करते तो ए और बी एक साथ आ जाता। लेकिन कुछ चीज़ों को आप नहीं भी दिखाओ कोई बात नहीं, बस ये कि गलत ना लिखो, ठीक है ना। फिर आपने गलत जब नहीं लिखा हुआ है तो सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आपको सही आता है या नहीं आता, या आपने क्या सोचा। तो मेरी बात आप शायद समझ रहे होगे ना, ये दोनों एक साथ थे, ये ए अलग था, लेकिन एक प्रकार से एसोसिएटिविटी अप्लाई कर देते हैं तो ए और बी एक साथ आ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। तो ये सब अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट ए इंटू बी की जगह पर क्या लिख दो 4i, और साथ में क्या है एक्स वाई जेड, और ए की वैल्यू लिख दो आकर के। भाई ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी -513 7 1 -5 1 -1 1, और यहाँ पर साथ में है 1 7 2। दोस्तों आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इधर आ जाओ, इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये है 3/1 का। आइए इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करें। तो रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉलम से, क्या बनेगा -5 + 7 और +6, जो ले लेता हूँ -5 + 7 + 6। फिर सेकेंड रो का करो आकर के, तो ये बनेगा 7 + 7 और -10। फिर थर्ड रो में आइए 1 -7 और +2। आइए नेक्स्ट लाइन 4 एक्स वाई जेड। प्यारे बच्चों क्या बनेगा, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 6 यानी कि 8 ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा -4। इस 4 को इधर ले आओ, है ना, 4 से डिवाइड कर दोगे। देखिए तरफ 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स में हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो सभी एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है ना, और जब डिटर्मिनेंट में करते हैं तो केवल एक रो को या फिर केवल एक कॉलम को। आइए 4 से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, 4 इधर अपॉन में लाए तो ये बन जाएगा 2 1 और -1। दोस्तों अब आप दोनों मैट्रिसेज को कंपेयर कर लो, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू हो गई -1, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये हमारे पास
सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, ये आप लोगों को SGP 1 जो फर्स्ट सीट यहाँ पर दी गई थी, SGP 1 5 क्वेश्चंस थे। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करके दिए। इनको अच्छी तरह से आप घर में 2-3 बार रिवाइज कर लें, फिर कॉपी बनाएं और समय समय पर रिवीजन करने की आदत ज़रूर बना करके रखें। ठीक है दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं से कंप्लीट होता है। थैंक यू।